दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, भारत की प्रमुख नदियां और झीलें। भारत के प्रमुख नदियां एवं झीलें से मैं जितना भी क्वेश्चन हो सके उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और इससे बाहर एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लगी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमें उम्मीद है। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरे दोस्त। जो कि आज का टॉपिक है जो भारत की प्रमुख नदियां एवं झीलें। भारत का अपवाह तंत्र, कौन कौन सा अपवाह तंत्र है, थोड़ा पहले मैप के थ्रू मैं देखने की प्रयत्न करूँगा। मैप में देखेंगे इंडस वैली है, उसके बाद में यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा, एक सेकेंड, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती हुई गुजरती है। थोड़ा सा नहीं, इसको मैं, ये डार्क ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ये जाती है होते हुए, ये गंगा नदी यहाँ से होते हुए गंगा नदी की ओर निकलती है। एक सेकेंड, ये गंगा नदी यहाँ से ओर निकलती है। उसके बाद में उसको नीचे देखिएगा तो यमुना नदी आ रही है। गंगा नदी के साथ साथ ये गंगा नदी है, उसके बाद यह यमुना नदी आ रही है। उसके बाद में यहाँ से होते हुए ये देखिए नर्मदा नदी एक आ रही है। उसके बाद में उसके नीचे देखिएगा तो ताप्ती नदी आती है और ताप्ती नदी के बाद में महानंदा आती है, जो महानंदा नदी के नाम से जानी जाती है, महानंदी। ये महानंदी हो गई। रावी नदी यहाँ पे आ गई, रावी नदी है। सतलज नदी है। तो ये सब नदियाँ हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं हमारे भारत की। इसको बारे में थोड़ा सा ही देखता हूँ। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें हिमालय की नदियाँ है, एक प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ है। तो दो भागों में नदियाँ को बांटा गया है। कौन कौन में? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में। हिमालय की नदियाँ को सबसे पहले देखेंगे, हिमालय में कितने नदियाँ हैं और हिमालय से कितने नदियाँ होते हुए बहते हैं। मुख्यतः तीन नदियाँ हैं जो हिमालय से होते हुए गुजरते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। आज आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए प्लीज़। और इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें उम्मीद से नहीं पूछेगा। सभी को मैं एक एक मैप के थ्रू देखने का प्रयत्न करता हूँ। मैप में देखिएगा, यहाँ से कोसी नदी होते हुए गया है, गंडक है, उसके बाद में सतलज नदी है, गंगा रिवर हो गया, यमुना हो गया इधर। यहाँ पे देखिएगा पहले इंडस सिविलाइजेशन, इंडस है वैली, उसके बाद में है झेलम, इंडस के बाद झेलम आ गया। उसके बाद में यहाँ रावी आ गई, रावी के बाद में रावी के होते हुए यहाँ इस साइड देखिएगा तो इस साइड सतलज आ गया। यहाँ पे देखिएगा तो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है। क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये क्या है? गंडक नदी है। ये चंबल नदी है, लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। बियास नदी है, ये बियास नदी होते हुए गुजरती है। सरस्वती नदी इधर की ओर बहती है। इस सभी को मैं डिटेल से चर्चा करता हूँ। हिमालय में तीन नदियाँ ऐसी है जो हिमालय के उत्थान से भी पहले से वहाँ बहती है। ऐसे नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहा जाता है? तो पूर्ववर्ती नदियाँ उसे कही जाती है जो हिमालय से पूर्व से ही बहते हुए आती है, उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कही जाती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ऐसा में तीन नदी को नाम दिया गया है। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कैसी नदी है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो हिमालय से पूर्व से ही बहते हुए आते हैं। पूर्व के मतलब ये नहीं है जो पूर्व की दिशा में, हिमालय से भी पहले की ओर बहती हुई आती है। आगे की ओर चलता हूँ। ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट से निकलती थी और तेथिस सागर में गिरती थी। तेथिस सागर के गिरला के बाद आज यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर तेथिस सागर का विस्तार था।
सिंपल सी कहने का तात्पर्य ये है, जो ये नदियाँ जो थी, जो तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती थी और तेथिस सागर से गिरती थी। क्या चीज़ से? तेथिस सागर से ये गिरती थी, तिब्बत के पहले मानसरोवर झील के निकट ये निकलती थी। उसके बाद में आज जो बोलिएगा, जो हिमालय पर्वत के नज़दीक में है, जो तेथिस सागर, वहीं पे हिमालय निकली है और वहीं तेथिस सागर का विस्तार हुआ था। आगे देखता हूँ। हिमालय के निर्माण के समय इस नदियों ने न ही अपनी दिशा बदली और न ही अपनी रास्ता मोड़ी। अपनी न ही दिशा बदली और न ही अपनी रास्ता बदली। हिमालय के उत्थान के साथ साथ नदियों का हिमालय की काटती रही। हिमालय जो है को नदियाँ काटते रही। ऑब्वियसली जब पानी के टकरारे ज़्यादा बढ़ेगी तो काटना ही पड़ेगा, वो काटते हुए आती है। परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों में बृहद हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण होती है। संकरी घाटियों के कहाँ पे निर्माण होती है? तो बृहद हिमालय में। क्या है? जहाँ पे बाड़ी हिमालय है वहाँ पे इसका निर्माण होती है, संकरी घाटियों का निर्माण होती है। इन संकरी घाटियों को गार्ज या कैनियन या भी आकार की घाटी कही जाती है। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, इस पॉइंट से ज़रा सा देखिएगा, प्लीज समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये मान लीजिए जी, ये नदी है, ये रास्ता है, ये जो रास्ता है, जो ये पूरा ब्लॉक है। यहाँ से जब नदियाँ बहते हुए आएगी, तो कहीं ना कहीं ये सीधा इतना नदियाँ जो होगी इस तरफ दोनों तरफ से ये लेके जाएगी। जब पानी नदिया के साथ में पानी के बहाव होगा, उसके साथ साथ कचरा भी आएगा, जितना भी कचरा आएगा उसके बाद में क्या होगी, जो नदियाँ कहीं ना कहीं इस तरह से मोड़ना प्रारंभ करेंगी। इस तरह से मोड़ना के बाद में कहीं ना कहीं वो काटना प्रारंभ करेगी। जो रास्ता को अगर रुकावट करेगा तो उसको काटेगा। काटते काटते देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये भी आकार की घाटी बनाती है, जिसे कि गार्ज कहा जाता है या कैनियन कहा जाता है। इसे भी आकार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक एस आकार की घाटी होती है, उसके बारे में भी डिटेल से मैं चर्चा करूँगा। देखिए यहाँ पे ये गार्ज है, ये कैनियन है, यह भी आकार की घाटी कैसे बनाती है। जब यहाँ से नदियाँ आती है, एक सेकेंड, नदियाँ जब बहाव करके लाती है तो यहाँ देखिएगा, जो ये भी आकार की घाटी यहाँ पे ईस्ट साइड और ईस्ट साइड, ये क्या होती है, ये गार्ज दोनों तरफ से बनती है। इसे गार्ज या भी आकार की घाटी भी कही जाती है। हिमालय क्षेत्र में ये तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय और यानी कि तीनों नदियाँ तीन देशों से बहती है। सिंधु नदी घाटी 3 देश से बहती है। कौन कौन है? तो सिंधु नदी घाटी जो होती है या सिंधु नदी जो बहती है, चीन से, भारत से और पाकिस्तान से। भारत, चीन, पाकिस्तान से सिंधु नदी बहती है। उसके बाद में सतलज नदी, चीन, भारत, पाकिस्तान से सतलज नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है चीन, भारत और बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछी हुई है, इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु नदी जो है, जो किन किन देशों से होकर आती है, तो चीन, भारत और पाकिस्तान। जबकि सतलज नदी चीन, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों आप कॉन्ट्रास्ट रखिएगा। और दूसरी नंबर बात है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है, जो चीन, भारत, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको लेना है, न कि पाकिस्तान को नहीं लेना है, बांग्लादेश को हमको लेके चलनी है। तो सिंधु नदी घाटी किसको किसको है? चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज चीन, भारत, पाकिस्तान। जबकि ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है चीन, भारत और बांग्लादेश से बहती हुई आती है। सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी, इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। सिंधु नदी और सिंधु नदी घाटी के बारे में मैं डिटेल से पूरी शिद्दत से इसको मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी के बाएं तट पर
आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है, जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसी के नाम से पंजाब होते हुए पाकिस्तान, चीन ऐसे होते हुए सिंधु नदी घाटी आती है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ जो पंजाब नाम पर है, यही पांचों नदियों के बहने के कारण झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये आप याद रखिएगा कि रटना होगा, नहीं समझ में आता है इसको रटना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहती है, जो सिंधु नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाली 5 नदियाँ कौन कौन है, तो झेलम पहला नंबर उसको देखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियाँ है जो बाएं से आके मिलते हैं, सिंधु नदी के बाएं से आकर के मिलते हैं। देखिए बाएं तट से मिलने वाली ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी होते हुए जाती है, ये सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान चीन होते हुए भारत के बाद में ये पाकिस्तान होते हुए निकल जाती है। ये सिंधु नदी घाटी है, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और एक सतलज नदियाँ है, जो ये सतलज नदी है। ये पांचों नदियाँ है जो बाएं से होते हुए आती है और यहाँ पे मिलती है, निकलती है। सीन का बाब जिसे कि हिमनद कही जाती है, सीन के बाब के हिमनद कही जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कौन कौन नदियाँ है, सिंधु व सतलज। सिंधु नदी तंत्र, क्या क्वेश्चन क्या कर रही है, सिंधु नदी तंत्र 2 नदियाँ तिब्बत के सरोवर झील के पास से निकलती है, जिसे कि सिंधु और सतलज कही जाती है। जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी तंत्र मात्र एक ऐसी नदी निकलती है जिसे कि झेलम कही जाती है। जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी तंत्र में बहने वाली नदी को यह झेलम कही जाती है। क्या चीज़ बोल रही है इसमें, झेलम, जम्मू कश्मीर के नज़दीक से निकलने वाली यह जम्मू कश्मीर है, एक सेकेंड, जम्मू कश्मीर से यह झेलम, ये जम्मू कश्मीर से इसे झेलम नदिया के नाम से जानी जाती है। आगे देखता हूँ, सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियाँ हिमालय में हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र में शेष नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसे चिनाब, रावी, ब्यास। चिनाब, मैप को थोड़ा देखते हैं, चिनाब, रावी और ब्यास करने हैं। यहाँ पे देखिए ब्यास नदियाँ देखिएगा, रावी नदी देखिएगा और चिनाब नदियाँ देखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होते हुए 3 नदियाँ आती है, जिसे कि चेनाब बोली जाती है, उसके बाद में रावी बोली जाती है, चेनाब, रावी और सतलज। चेनाब, रावी और सतलज नदियाँ, ये तीनों ब्यास है, चेनाब, ब्यास और रावी नदियाँ निकलती है। जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी के तंत्र में, ये तो पढ़ा दी है। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ को पंचनद कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र में जो है, जो 5 सहायक नदियाँ होती है उसे क्या चीज कही जाती है, तो पंचनद कही जाती है। ये पांचों प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट से सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती है, अर्थात सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। ये पांचों नदियाँ जो है, जो सिंधु नदी के बाएं तट में आके मिल जाते हैं। नदी उद्गम, सिंधु का जो हुई उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंग डूंग ग्लेशियर से ये निकलती है। सिंधु नदी घाटी चेमायुंग डूंग ग्लेशियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। सतलज नदी जो है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से ये निकलती है। कौन नदी, तो सतलज नदी। राक्षस ताल के निकट से ये निकलती है सतलज नदी। उसके बाद में झेलम नदी आती है,
जो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप से शेषनाग झील से ये निकलती है, जिसे झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में है चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश में बरालापचा दर्रा के समीप से ये निकलती है, जिसे कि चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। और रावी और ब्यास दोनों हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा से निकलती है, के समीप से निकलती है। दर्रा उसे कहा जाता है जो दो पहाड़ों के बीच के लंबी रास्ता को दर्रा कही जाती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर की लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई चली जाती है। सिंधु नदी के बाद में एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, कुछ बात ध्यान हो या ना हो, लेकिन ये बात आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये बात क्या है? सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह सिंध नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप बहुत से गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज के नाम से जानी जाती है। गार्ज, ये बहुत ही गहरा गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज के नाम से भी इसे हम जाना जाते हैं। यहीं से सिंधु नदी दक्षिण में मुड़ती है तथा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दक्षिण में मुड़ते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में दो बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी गिरगिट की तरह समीप बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है और जिसे हम सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद में है, यहीं से सिंधु नदी दक्षिण से मुड़ती है तथा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी, झेलम नदी क्या होती है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बूलर झील के में मिल जाती है। कहाँ पे? बूलर झील में ये आकर के मिल जाती है। इसके बाद यह भारत पाक सीमा के साथ साथ बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, झेलम नदी कश्मीर घाटी से बाहर बहती है और कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। कश्मीर घाटी क्या है? एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान का में ढाल बहुत ही कम होती है। ढाल कम होने के चलते झेलम नदी विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प का निर्माण झेलम नदी क्या चीज़ के कारण करती है? तो विसर्प का निर्माण जो करती है, जो ढाल कम होने की वजह से। उसके बाद में झेलम हिमाचल क्षेत्र में बहने वाली मात्र एक नदी है जो विसर्प के निर्माण करते हैं। विसर्प एक ऐसा नदी है जहाँ से झेलम नदी हिमालय क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है जहाँ पे विसर्प का निर्माण करते हैं, विसर्पन का निर्माण करते हैं। उसके बाद में चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बरालापचा दर्रा के समीप से ये निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बरालापचा दर्रा के समीप से निकलने वाले नदी को ही चेनाब नदी के नाम से भी जानी जाती है। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी निकलती है। रावी नदी और ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र का मात्र एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बहती है। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिंधु नदी तंत्र में नहीं बहती है। उसके बाद में ब्यास नदी पंजाब में कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान या हरीके नामक बांध के समतल क्या बोलते हैं सतलज में मिल जाती है। ब्यास नदी पंजाब कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज में
मिल जाते हैं। सतलज नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा के समीप से में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करने वाली ये नदी है जो सतलज नदी है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट निकलती है और राक्षस ताल से निकलती है, और साथ ही हिमाचल प्रदेश और सिपकिल्ला दर्रा होती है, सिपकिल्ली दर्रा, उसे उसमें से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर सिपकिल्ला गार्ज का निर्माण करती है। तो सतलज नदी भी है एक ऐसा नदी जो सिपकिल गार्ज का निर्माण करती है। ये सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए आती है। ये कहाँ है? राक्षस तल के समीप होती है और हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ली दर्रे के समीप से आते हुए ये भारत में मिल जाते हैं। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों में प्रभावित होते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कौन सा ऐसा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होते हैं, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब आती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। जब चीन से होते हुए भारत की ओर आती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान में की ओर रुख करती है। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष 4 सहायक नदी है। सतलज नदी जो है जो सिंधु नदी के 4 एक सहायक नदी है, जिससे कि जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी के बाईं तरफ मिल जाती है। सिंधु नदी है उसका बाईं ओर मिल जाती है। किसी भी नदी हो वो बाईं ओर ही मुड़ने की अपना कोशिश करते हैं। इसके बाद में इसके अलावा सिंधु नदी के कुछ अन्य छोटी सहायक नदियां हैं, जिसे कि दाई तरफ मिलती है, जिसे कि सयोक, काबुल, कुरमल, उसके बाद में गोनल कही जाती है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी है जो सिंधु नदी के बाएं तट पर ही आकर मिलती है, जिसे कि जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट। ये सब जो नदियां हैं जो सिंधु नदी के समीप में ही आकर के मिलते हैं सिंधु नदी में, जिसे कि पंचनद के अलावा ये कुछ अन्य नदियां है। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हुई सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली में जल का उपयोग करते हैं। 1960 में यह समझौता हुई थी। दिनांक अगर याद रखना हो तो 19 सितंबर याद रखिएगा आप। अगर 19 सितंबर याद न भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी के तंत्र के पूर्व की 3 नदियां पूर्वतः अर्थात रावी, ब्यास और सतलज के 80% जल का इस्तेमाल भारत करेंगे तथा 20% जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करेंगे। ये सिंधु नदी जो यहाँ पे समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में 19 सितंबर को हुई थी। इसके साथ में इस समझौते में कही गई थी जो पाकिस्तान है जो 20% इस जल का उपयोग करेंगे, जबकि 80% भारत उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इस ओर तो अफगानिस्तान हो गई, इस ओर चाइना हो गया। ये चाइना के एरिया है। एरिया शेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लाइमेट बाय इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। लाइन ऑफ कंट्रोल इसे LOC के नाम से जानी जाती है। इसी को एक सेकंड ज़रा इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। LOC ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ तक आती है, जिसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल कही जाती है। इसे इंडस कही जाती है। यहाँ पाकिस्तान में, इधर पाकिस्तान है, इस एरिया जो है जो पाकिस्तान के हैं, यहाँ इस्लामाबाद हो गया, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हो गई। यहाँ देखिएगा तो आप रावी नदी हो गया,
बियस एक नदी है वो हो गया, उसके बाद में सतलज नदी आ गया यहाँ पे। तो इस मैप को आप माइंड में सेट रखिएगा, क्योंकि मैप से भी अक्सर क्वेश्चन आया करता है। पश्चिम नदियों जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का सारा पानी पाकिस्तान को मिला है। सिंधु, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दो बात, जो सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो सारा पानी जो है जो पाकिस्तान को मिला है, जबकि भारत पश्चिम नदियों पर नदी ROR परियोजना के मध्य में, जिसे कि पन बिजली उत्पादन में, एक सेकंड जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पन बिजली उत्पादन में भी अधिक दिया गया है। जो पन बिजली जो उत्पादन होता है इसके अपेक्षा में भी ये अधिक दिया गया है। और पश्चिम नदियों जो है, जो सिंधु, उसके बाद में झेलम और उसके बाद चिनाब का सारा पानी पाकिस्तान को मिला है। भारत ने विशेष उपयोग के लिए आवंटित पूर्व नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए भारत में निम्न बांधों का निर्माण किया गया है। जैसे उसमें से सतलज पर भाखरा नांगल बांध है, सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध है। ब्यास पर पोंग और पंडोह बांध है, ब्यास पर पंडोह बांध है। जबकि रावी पर थीन बांध है, जिससे कि रंजीत सागर में भी कही जाती है, रंजीत सागर भी कही जाती है। ये गंगा तंत्र है, एक सेकंड, गंगा तंत्र को आप ध्यान में रखिएगा। गंगा, ये गंगा है, देवप्रयाग से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए इधर कानपुर आती है, कानपुर के बाद इलाहाबाद होते हुए बनारसी की ओर आती है, उसके बाद में पटना होते हुए इधर की ओर ये निकल जाती है। इसे गंगा कही जाती है। क्या चीज़ कहा जाती है? गंगा कहा जाता है। जब ये यहाँ की ओर होती है तो दूर एक कलकत्ता की ओर चली जाती है, किसे? कलकत्ता की ओर चली जाती है, और जिसे कि पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। देखिए गंगा रिवर है, यहाँ पे एक और मानचित्र दिया गया है। गंगा नदी है, ये नेपाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। क्या है? ये बांग्लादेश हो गया। वे ऑफ बंगाल ये हो गया, अरेबियन सी हो गया, मतलब सागर हो गया। ऊपर की दिशा को नॉर्थ बोली जाती है, नीचे की दिशा के साउथ बोली जाती है। इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट, ये सबको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए एक छोटा सा चार्ट लिए हैं, जो नदियाँ जो के जो तंत्र होती है गंगा नदी के, उसको मैं दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। गंगा नदी के तंत्र देखिए, यहाँ पे गंगा नदी के तंत्र में, गंगा नदी के तंत्र में सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग का निर्माण करते हैं। क्या जी का? देवप्रयाग का निर्माण करते हैं। जब देवप्रयाग की ओर आगे बढ़ती है तो ये गंगा की नाम दी जाती है। जब गंगा की ओर आते हैं तो यहाँ पे गंगा से पहले रामगंगा, उसके बाद में गोमती नदी, दो नदियाँ इसमें मिलते हैं। उसके बाद में घग्गर नदी मिलते हैं। जब घग्गर नदी मिलते हैं तो ये गंगा नदी और आगे बढ़ती है। जब गंगा नदी होती है तो इसमें का सहायक नदी बनती है चंबल नदी, उसके बाद में सिंधु नदी, उसके बाद में बेतवा एक नदी है, उसके बाद में केन नदी, उसके बाद में टोंस नदी ही है, टोंस आती है, उसके बाद में तमसा है वो आती है, उसके बाद में ये सोम नदी आ जाती है, पुनपुन नदी आ जाती है, उसके बाद में नीचे से देखा जाए तो हुगली नदी भी आती है। उसके ऊपर से देखिए तो गंडक नदी है, कोसी नदी है, महानंदा है, उसके बाद में फरक्का की ओर होते हुए सीधा ये हुगली नदी और पद्मा की ओर बहती है, बहती निकल जाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र है तो वो गंगा नदी तंत्र है। और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन है? गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, जिसे कि भारत और बांग्लादेश कही जाती है। क्या जी? भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं को मिलने से होती है, जिससे कि भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जानी जाती है।
भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से मिलती है और अलकनंदा नदी, जिसे कि सतोपथ ग्लेशियर के नाम से भी जानी जाती है, ग्लेशियर जो होती है इससे निकलती है, किससे? सतोपथ ग्लेशियर से ये अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा नदी यहाँ पे देखेंगे दो बात, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों को मिलने से ही हमारे गंगा नदी का निर्माण होती है। गंगा नदी दो देशों के मिल के बनती है, जिसे कि भारत और पाकिस्तान कही जाती है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन है? तो गंगा नदी क्षेत्र का है। उसके बाद में भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र का है। इतना में आपको नो डाउट होनी चाहिए। उसके बाद में अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं को मिलने से होती है, जिसे कि धौली गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र या विष्णु गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियाँ सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है तथा विष्णु प्रयाग में एक छोटे से मिलकर एक दूसरे से मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। किसका? एक छोटे से नदी से मिलकर के एक अलकनंदा नदी का ये निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी यहाँ पे देखिएगा और भागीरथी को मिल के देवप्रयाग में, जब देवप्रयाग में आते हैं तो गंगा नदी का निर्माण हो जाती है। क्या चीज़ का हो जाती है? ये गंगा नदी का निर्माण होती है, यही बता रही है, जिसका इसको मैं पहले पूर्ण रूप से डिटेल से चर्चा में लाए हैं। क्या चीज़? इसको मैं डिटेल रूप से अभी चर्चा में लाए हैं। इसको आप आगे ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अलकनंदा नदी में आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। अलकनंदा में आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलती है। कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है और रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण होती है। इसको आप डिटेल में आप एकदा पढ़ लीजिएगा, डिटेल में इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और बता देता हूँ, अलकनंदा नदी जो होती है, अलकनंदा में आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। कौन नदी? पिंडार नदी। उसके बाद में कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है और रुद्रप्रयाग में आगे देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। जब भागीरथी मिलती है तभी गंगा नदी का निर्माण हो पाती है। गंगा नदी के 5 प्रयाग निम्न प्रकार के हैं। गंगा नदी के 5 प्रकार निम्न प्रकार के हैं, जिसे कि अलकनंदा, इसका स्रोत देखा जाए तो सतपंथ हिमनद, क्या है? सतपंथ हिमनद से होती है तथा धौली गंगा, जिसे कि स्रोत माना हिमनद के नदी से होती है, जिसे कि विष्णु प्रयाग में आकर ये मिलती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी जिसका स्रोत है त्रिशूल ग्लेशियर नंद प्रयाग। अलकनंदा एवं पिंडारी नदी स्रोत, जिसे कि पिंडारी नदी कर्णप्रयाग को कही जाती है। उसके बाद में अलकनंदा एवं मंदाकिनी, इसका स्रोत कहाँ से है? तो चारोबार ग्लेशियर से, जिसे कि रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद में अलकनंदा तथा भागीरथी का स्रोत गोमुख ग्लेशियर से है और देवप्रयाग में आकर ये मिलती है। इसको जरा मैप को आप देखिएगा, मैप को देखने से आपको जितना बताएं वो आपको अपना आप इसमें नॉलेज आ जाएगा। एकता मैं बता देना चाहता हूँ, इसको मैं विष्णु प्रयाग है, एक सेकेंड, यहाँ पे विष्णु प्रयाग है, इसके बाद ये नंद प्रयाग है, धौली गंगा है यहाँ पे, उसके बाद में
बद्रीनाथ यहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से होते हुए जब यहाँ पे विष्णु प्रयाग आती है, यहाँ पे नंद प्रयाग आती है, उसके बाद में नंदाकिनी यहाँ से नदी एक है जो आगे मिलती है अलकनंदा में। कहाँ पे, अलकनंदा नदी में ये मिलती है। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़िएगा, पिंडार गंगा के नाम से जाना जाता है। पिंडार गंगा आके मिलती है। उसके बाद में कर्ण प्रयाग में, कहाँ पे मिलती है, कर्ण प्रयाग में जब आगे आती है तो आगे आने के बाद में मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। और प्रयाग में जाकर के इसको देव प्रयाग में जब जाती है तो भागीरथी नदी इसमें आके मिलती है। कौन नदी, भागीरथी नदी। और यहीं से इसको होते हुए गंगा रिवर की ओर चली जाती है। क्या चीज़, गंगा रिवर की ओर चली जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। एक और ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में ये शायद क्वेश्चन को पूछी हुई है। क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछी हुई है क्या चीज़, जो भारत के गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 1 नंबर में उत्तराखंड है, 2 में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आते हुए उत्तर प्रदेश होती है, उसके बाद बिहार होता है, उसके बाद में झारखंड होती है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल हो जाती है। तो ये 5 राज्यों से होकर ये मिलती है। उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई जो झारखंड में है। ऑब्वियसली इसका लंबाई भी बहुत कम है, तो इसीलिए झारखंड में इसका कम लंबाई पड़ती है, छोटा सा एरिया को कैप्चर करती है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में हिमालय से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पे आप देखिएगा तो गंगा जो है, जो हरिद्वार में हिमालय से निकल कर के ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे कि भागीरथी और हुगली नाम से जानी जाती है। और हुगली के साथ साथ पश्चिम बंगाल में गंगा की भागीरथी नदी भी कही जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर चलता हूँ। मुक्त नदी जिसे भागीरथी अथवा गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तथा इसे हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहने लगती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और छोटा नागपुर पहाड़ के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। क्या चीज़ में, ये हुगली नदी में जो छोटा नागपुर के पहाड़ के बीचों बीच से एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी जो है, कौन नदी, दामोदर नदी के पूर्व में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाते हैं। गंगा जो है, जो बांग्लादेश में पहुंच करके पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और पद्मा ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या जी का, जमुना नदी से मिल जाती है तथा पुनः पद्मा कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्लीज़ यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रही है, तो पद्मा जो है, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी के नाम से जानता है, ये सब तो आप तो जानते होंगे। उसके बाद में है जो पद्मा जो है, जो ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी से मिल जाती है तथा पुनः पद्मा ही कहलाती है। आगे चलता हूँ। आगे चलकर पद्मा नदी बराक नदी या मेघना नदी में मिलती है तो संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, यानी कि गंगा का अंतिम नाम मेघना नदी होती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप घबराइएगा नहीं। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या चीज़, बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी ही गिरती है, जैसे कि बराक अथवा मेघना नदी के या मेघना नदी या मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं तथा पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, एक सेकंड।
जब आगे बढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। बराक नदी जो है, जो मेघना नदी या मणिपुर से निकलती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा कहलाता है। इसके बाद में डेल्टा हो बच गया, नदी तो समाप्त कर दी है। जरा डेल्टा देखते हैं। आज होने वाला है या आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।